नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। रूस यूक्रेन जंग लगातार हिंसक होती जा रही है और इसी हिंसा से पूरी दुनिया के अंदर खौफ ये फैल रहा है कि कहीं ये जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपना दरबार सजाने वाले हैं। आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग्स पहले पुतिन से हुई, उसके बाद उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को बुलाया और अब एक बार फिर यूरोपियन लीडर्स जो हैं, यूरोप के नेटो देश के जो हेड्स हैं, वो सब इकट्ठा होने वाले हैं वॉशिंगटन डीसी में। एक बार फिर ट्रंप के साथ मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। रूस यूक्रेन जंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गाजा की। देखिए, गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत जल्द यहां पर हम युद्ध विराम देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि युद्ध विराम की कोई और बातचीत हो, आगे कुछ सिलसिला बढ़े, दो तरफ से नेतन्याहू को घेरने की कोशिश हुई है। पहली, एक ड्रोन यमन से चला और एक बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करके दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पर अटैक किया गया इजराइल के, और दूसरा जो यरूशलेम के अंदर हुआ, 5 इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग हुई वहां पर और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं। एक बहुत बड़ा हमला, अगर हम इसको इजराइल की टर्म्स में देखें, इजराइल के अंदर एक जान जाना भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 5 एक साथ लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। किस तरह से ये पूरा हमला डिफाइन कर रहा है कि गाजा में अभी तक थमा नहीं है चीज़ें। देखिए, गाजा में लड़ाई तो चल रही है, लेकिन उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर। अब ये पश्चिमी यरूशलेम का इलाका है, जहाँ पर जो इजराइल के हिस्से में आता है। इस जगह पर एक बस स्टैंड पे गोलियां चलती हैं एकदम से और 2 लोग इसमें शामिल होते हैं। इस हमले में 5 लोगों की मौत बताई गई है और 11 के आसपास घायल हुए हैं। और जब ये हमला हुआ उसके कुछ देर बाद ही वहां पर नेतन्याहू पहुंच गए। लेकिन इस हमले ने ये दिखाया है कि अगर गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, या गाजा को पूरी तरह कब्जा करने का प्लान जिस तरह का बना रहे हैं नेतन्याहू, लेकिन उसके बरक्स इजराइल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिगड़ रही हैं और यहाँ पर जो हमले हुए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की जान जा रही है। अब ये है कि ये हमला किसने किया है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन हमास ने इस हमले की तारीफ की है। तो अब ये समझ सकते हैं कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं वो या तो गाजा के जिस तरह की बमबारी हो रही है उससे वो गुस्से में है, या फिर वो फिलिस्तीन का जो कॉज है उससे जुड़े हुए हैं। तो इस हमले के बाद एक बार नेतन्याहू पे सवाल उठता है कि जिस तरह का ऑपरेशन वो गाजा में कर रहे हैं, क्या इजराइल इससे सेफ हो जाता है? देखिए, टेररिस्ट अटैक आप इजराइल ने इसको लेबल किया है। ये समझिए कि इजराइल का जो सिक्योरिटी अप्रेशस है वो बहुत वाटर टाइट है। मतलब वहाँ पर घुसना और इस तरह का हमला अंजाम देना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ मानी जाती है और इसीलिए आत्मघाती हमले भी बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो पूरा जो सिक्योरिटी अप्रेशस है, जो प्रशासन है, उस पर सवाल उठने लगते हैं। असल में नेतन्याहू पे तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। ये लड़ाई जितनी लंबी खिंचती जा रही है, नेतन्याहू उतने सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। इनफैक्ट इजराइल के बहुत सारे लोग, जिसमें 1-2 लेफ्ट विंग के अखबार भी शामिल हैं, उनका ये मानना है कि ये लड़ाई जो गाजा की जंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही है ताकि नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल कैरियर को ज़्यादा लंबा कर सकें। वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे, लोग उन पर सवाल ना उठाएं, उनका जो कैबिनेट है वो उसी तरह कायम रहे, और इसी वजह से वो इस लड़ाई को ख़त्म नहीं होना देना चाहते। लेकिन यरूशलेम में जो हमला हुआ उससे भी ज़्यादा बड़ा मैं ये मानता हूँ कि जो यमन ने किया वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसकी रीच और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। आप यमन को तबाह करने की बात कर रहे हैं। इजराइल ने बमबारी करके यमन की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, इनफैक्ट उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन तक को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद कल जो हुआ, जो ड्रोन हमला हुआ, वो एक बार फिर ये बताता है कि यमन के अंदर विल जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। यमन का जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर चाहता हूं कि हम यरूशलेम की बात करें।
अब यरूशलेम में जो अटैक हुआ है वो ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर सेटलर्स की कॉलोनी बनाई हुई है, और ये जो कॉलोनी बनाई हुई है ये 1967 के बाद वहां पे बनाई गई थी। और ये ऐसा रीजन है जो वेस्ट बैंक के बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां पर हमेशा से जो हमने इतिहास देखा है हमास के हमलों का, वो इसी इलाके के आसपास होता रहा। जब हम सुनते थे 20 से 25 साल पहले कि यरूशलेम में कोई बस जो है वो आत्मघाती धमाके से उड़ा दी गई, उसमें कई लोग की जान गई। बाद में हमास ने जो अपने सुसाइड अटैक्स हैं उनको उसने रोका, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक से के आसपास जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो सीधा सीधा इजराइल के उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है जिन्हें सेटलर्स कहा जाता है। अब सेटलर्स वो लोग हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो 1967 के बाद जो हैं उन इलाकों में बसाए गए जो फिलिस्तीन की ज़मीन कही जाती है। और ये ज़मीन, इस ज़मीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र का भी रुख है, भारत का भी रुख है कि यहाँ पे जो लोग 1967 के बाद बसाए गए हैं उनको वहाँ से हटना होगा, जब भी 2 स्टेट सॉल्यूशन, इस पूरे विवाद का जो हल जो है वो निकाला जाएगा। अब यमन की आपने बात की कि यमन जो है जिस तरह से हमला हुआ है, ड्रोन अटैक, यमन ने बार बार दिखाया है कि उसके पास इतनी रेंज के हथियार हैं जो ना सिर्फ साउथ इजराइल, मतलब कि जो रेमन हवाई अड्डा है या एलात का जो पोर्ट है वहाँ पर तक जा सकता है, बल्कि तेल अवीव और अश्केलॉन और साथ में हाइफा तक उसने अटैक किए हैं। लेकिन इस बार इस अटैक की ख़ास बात यह है कि जो 1800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय किया यमन के ड्रोन ने, उसे कोई ट्रैक नहीं कर पाया। पहले ट्रैक कर लेते थे, होता था कि ट्रैक कर लिया है, गिरा पाए नहीं गिरा पाए, लेकिन सायरन बजता था और अलर्ट हो जाते थे इजराइल के लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो 1800 जो किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करके आया वो ड्रोन, और उसके बारे में खबर बिल्कुल भी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जो पूरा लाल सागर का इलाका है, जो गलियारा है, समुद्री गलियारा जहां पर इजराइल के शिप भी होते हैं, जहां पे अमेरिका के युद्धपोत भी होते हैं, वो भी उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाए। और ये ड्रोन जाता है और रेमन जो हवाई अड्डा है वहां पे अटैक करता है। तो मतलब इतने करीब 2 इस तरह के सिक्योरिटी फेलियर्स जो हैं वो इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। एक तरफ पता नहीं चल पाया और आत्मघाती हमला हो गया, 5 लोगों को गोलीबारी में मार दिया गया, और दूसरी तरफ 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक ड्रोन यमन से चला, डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई सायरन नहीं बजा और एयरपोर्ट पर हमला हो गया। मतलब 2 बड़े बड़े अटैक एक ही दिन में इस तरह के सामने आना इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर आप इसे समझ लीजिए। लेकिन उससे भी बड़ा जो फेलियर मुझे दिखाई दे रहा है वो है पॉलिटिकल लीडरशिप का। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर इजराइल को लेके सेंटिमेंट जो हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। मेक्सिको के अंदर करीबन 2 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया इजराइल के खिलाफ, और 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेके उन्होंने नारेबाजी की। गाजा के कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया गया, उनकी स्पीच सुनी गई और फिलिस्तीन का देश बनाने की डिमांड की गई। मतलब अब मेक्सिको आप समझिए कि साउथ अमेरिका का देश है, हज़ारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मुझे जो लगता है लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं से कहीं तक कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है दुनिया में वो नेगेटिव हो रहा है। एक तरफ मेक्सिको में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हो रहा है। यूरोप में तो जारी है, जहां से यूरोप में तो लगातार जारी है, वहां से फ्लोटिला चला है और वो गाजा का जो ब्लॉकेड है उसको तोड़ना चाहता है। हालांकि ये सबको मालूम है कि इजराइल की नेवी ऐसा मुमकिन नहीं होने देगी और उसको पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रंप का जो फैसले हैं या ट्रंप की जो बातें हैं वो बहुत खोखली साबित हो रही हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि हमारी जो है वो बातचीत हो रही है गाजा डील को लेकर, और बहुत जल्दी इसका एक अच्छी खबर आएगी और जो बंधक हैं, इजरायली बंधक, वो वापस जो है अपने ज़मीन पे अपने इजराइल वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जब ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यरूशलेम पे अटैक हो रहा है, यमन अटैक कर रहा है, और गाजा पर जिस तरह की बमबारी चल रही है वो तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और नेतन्याहू ने कहा है कि हम जब तक अपने सभी दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। अब एक तरफ नेतन्याहू है, दूसरी तरफ ट्रंप है, दोनों की बातें जो है वो इस तरह से लग रही हैं कि
दोनों एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ट्रम्प की खोखली बातों का आपने जिक्र किया तो उन्हीं की खोखली ही बात कर लेते हैं। अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग के बाद ट्रम्प ने कहा था कि अब सब ठीक हो गया है, यूक्रेन युद्ध बस चंद दिन में बंद हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। कल जो है बहुत बड़ा, मतलब इस जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च किया रशिया ने यूक्रेन पर। जो कैपिटल है कीव, उसमें पहली बार सरकारी बिल्डिंगों को टारगेट किया गया, उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां पर सरकार से जुड़े लोग रहते हैं, जो जिसे आप जैसे दिल्ली में लुटियन जोन है, वहां पे मंत्री भी हैं, वहां पे बड़े बड़े सरकारी अफसर भी हैं। उसी तरह का जो कीव का इलाका था वहां पर यह अटैक लॉन्च किया गया। पहली बार इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं ये एक एस्केलेशन है, लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश है। और ये खुद ज़ेलेंस्की ने भी कहा, और जो एड्स हैं, जो साथी हैं ट्रम्प सरकार में जो लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं रूस के रुख को दिखाता है कि वो लड़ाई को और ज़्यादा हिंसक करने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जो सारी मीटिंग हुई थी, पहले पुतिन के साथ अलास्का में मीटिंग हुई, उसके बाद फिर यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हुई, क्या वो मीटिंग फेल हो गई है? देखिए सुहेल, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि ट्रम्प दरबार लगाने जा रहे हैं। अब ट्रम्प का एक दरबार जो था वो 18 अगस्त को लगा था, और अब करीब 20 दिन बाद जो है वो ऐसा एक और मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें यूरोप के लीडर जो हैं वो आएंगे, और इस पर बात होगी कि आगे हमें क्या करना है, पुतिन को कैसे रोकना है, युद्ध को कैसे खत्म करना है। लेकिन इसमें देखिए जो दो बड़ी पार्टी हैं वो हैं रूस और यूक्रेन। पुतिन कहते हैं ज़ेलेंस्की से कि तुम जो हो वो मॉस्को आओ, मॉस्को में बात करेंगे और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं, और जो बात होगी वो मॉस्को की जमीन पर होगी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मॉस्को तो जाना भूल जाइए, आपको आना पड़ेगा कीव, और आप आइए और हम बात करेंगे यहां पर कि इस युद्ध को कैसे खत्म करना है। देखिए पूरी जो लड़ाई है वो है, रूस ने जिस जमीन को कब्जा किया हुआ है, पूरे डॉनबास की जो जमीन है, 1,14,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है, उस पे जो रूस का कब्जा है, रूस की फौज है, वो पुतिन छोड़ने वाले नहीं है। ये बात जो है ट्रम्प बार बार बता चुके हैं ज़ेलेंस्की को भी। अब बात यह है कि ज़ेलेंस्की के सामने कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं, मतलब कि वो अपनी ताकत को किस तरह जाहिर करेंगे। वो हथियार जो है वो यूरोप से ले रहे हैं, वो पूरी सपोर्ट जो है अमेरिका से मिल रही है। अब पुतिन से वो लड़ेंगे कैसे? जो जिस जमीन पर पुतिन का कब्जा है उसको वो कैसे दबाव देके उसको छुड़ाएंगे? तो ये सबसे बड़ी चीज है कि दो बड़ी पार्टी जो है यूक्रेन और रशिया, ये आपस में जो है जब आपस में बराबरी की बात कर रही हैं लड़ने की, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ज़ेलेंस्की जो है क्या वो पुतिन के बराबर है इस युद्ध में? वो जो आपने कहा कि ज़ेलेंस्की क्या पुतिन के बराबर हैं, वो तो सारे रिजल्ट जो हैं वो आप सामने समझ लीजिए। बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कब्जा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ताकत का तो कोई मैच है नहीं, और ये बात तो खुद हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के सामने ये बात कही थी कि आप कुछ नहीं मायने रखते हैं, आपकी ताकत नहीं है कि आप रूस से मुकाबला कर सकें, जो कि अगर आप जनरल टर्म्स में देखें तो सही भी है। सिर्फ यूक्रेन इसीलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि उन्हें टैक्टिकल सपोर्ट पूरी तरह से नेटो का और यूरोप का मिल रहा है, हथियार पूरी तरह से अमेरिका से मिल रहे हैं, पैसों का फंड, मतलब पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है यूक्रेन के अंदर ताकि इस जंग को सस्टेन किया जा सके। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं एक रेड लाइन इस युद्ध के अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रम्प को भी लगने लगा है कि मैं जितनी भी बार बात करता हूं पुतिन से, उनको आश्वासन क्या मिलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन मीटिंग से बहुत एक्साइटेड निकल कर आते हैं और कहते हैं कि बस अब जंग खत्म होने वाली है, लेकिन होता उसके बिल्कुल उलट है। और एससीओ मीटिंग के बाद से, जब से चाइना और इंडिया के साथ पुतिन का मीटिंग हुई है बीजिंग के अंदर, उसके बाद से मुझे लगता है कि तेवर और ज़्यादा आक्रामक हो चुके हैं। एससीओ मीटिंग के बाद जब वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया, चाइना ने अपनी फौज का परेड किया और उसके अंदर चीफ गेस्ट थे पुतिन, उसके बाद उन्होंने अपने जो प्रेस के लोग थे वहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए जो बातें कहीं वो बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उससे पहले नहीं कही थी, ख़ासतौर से इंडिया के संदर्भ में, ख़ासतौर से चाइना के संदर्भ में। उनका ये कहना था कि अमेरिका जिस तरह से जोर डालने की कोशिश कर रहा है, दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं चलेगी। इंडिया को मजबूर नहीं किया जा सकता, एक आज़ाद मुल्क है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है।
आप टैरिफ लगा के किसी को डरा धमका नहीं सकते। तो एक तरह से रूस का, पुतिन का रुख ये था कि आप किसी पर भी दबाव नहीं बना सकते, खासतौर से इंडिया पे आपको दबाव बनाने की कतई जरूरत नहीं है। जो उनका फैसला है वो ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजिंग में जो कुछ हुआ, मतलब बहुत सारी बातें किसी को नहीं पता, क्योंकि 1 घंटे तक पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गाड़ी में बात हुई। मतलब उस गाड़ी के अंदर बैठे रहे, गाड़ी होटल के बाहर खड़ी रही, वो बाहर नहीं निकले, गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। वो दोनों 1 घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठ के बातचीत करते रहे। तो वो ऐसी बात थी जो पब्लिक नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन अग्रेसिवनेस जो है रूस की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, पुतिन को एक तरह से एससीओ की मीटिंग में एक पावर वाला टॉनिक मिला है। अब ये टॉनिक ऐसा है कि उन्होंने जो किसी भी युद्ध में क्या होता है कि एक दर्जा होता है, उस दर्जे मतलब कि आप जो है लेवल बढ़ाते हैं अपने अटैक्स का। अब शुरू में क्या हुआ कि डॉनबास में अटैक किया। अब डॉनबास के बाद निप्रो लीपर के जो नदी जो है उसके आसपास जो अटैक करने लगे, और तभी खेर्सोन ज़पोरिज़िया पे अटैक बढ़ा। अब क्या है कि पश्चिमी यूक्रेन के साथ साथ जो राजधानी है कीव, उसमें उन सेंटर्स पे हमला हो रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की का मंत्रिमंडल जो है वो युद्ध को लेकर फैसले करता है। तब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप जिस जगह पे होंगे हम वहां पर हमला करेंगे। और पुतिन इस बात को एक तरह से ये एक सिंबॉलिक हमला था जो वहां पे कैबिनेट की बिल्डिंग पे हुआ, और बताना चाहते हैं पुतिन कि अब आप सेफ नहीं हैं। अब ये सवाल ऐसा है कि ज़ेलेंस्की के सामने कि आगे वो क्या करेंगे। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कुछ टाइम पहले कहा था कि हम 40% हथियार जो है अपने खुद बना रहे हैं, और ये जो है एक बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूँगा अचीवमेंट नहीं है, ये तो फेलियर है। फेलियर इसलिए क्योंकि 60% हथियार तो आपको नेटो से लेने पड़ रहे हैं या फिर अमेरिका से लेने पड़ रहे हैं। आज ये देश आपकी मदद बंद कर दें तो आप क्या करेंगे। अब यूरोप कह रहा है कि सुरक्षा की गारंटी देंगे। सुरक्षा की गारंटी मतलब हम 10,000 सैनिक जो है यूक्रेन भेजेंगे, लेकिन उसने कहा ये युद्ध विराम होने के बाद। लेकिन 10,000 सैनिक भेजने का मतलब है कि नेटो के सैनिक यूक्रेन में तैनात होंगे। तो मतलब कि इसका यह है कि पुतिन जिस चीज को लेकर उन्होंने युद्ध शुरू किया है, मतलब कि नेटो को दूर रखने के लिए यूरोप वही चीज भड़काना चाहता है यूक्रेन की जमीन पे आकर। और इसी बात को लेके पुतिन साफ साफ ये कह चुके हैं कि कोई भी फॉरेन फौजी अगर यूक्रेन की जमीन पर मौजूद होगा तो वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा, हमारे निशाने पर होगा, और हम उसको खत्म कर देंगे। मतलब ये एक तरह से जिस तरह का पूरा समीकरण बन रहा है वो नेटो वर्सेस पुतिन बनता जा रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि हमारा पैसा भी लग रहा है और हम जो हासिल करना चाह रहे थे वो शायद चीज़ें नहीं हासिल हो पा रही हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपने टोन को बदला है। शुरुआत में राष्ट्रपति बनने के बाद उनका रुख जो था वो थोड़ा पॉजिटिव था यूक्रेन को लेके, लेकिन उसके बाद जब ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन आए थे, व्हाइट हाउस में जो उनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने बहुत नेगेटिवली बिहेव किया, इतना बुरी तरह से बिहेव किया कि वो चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद से पुतिन उनकी तारीफ कर रहे थे ट्रंप की, ट्रंप पुतिन की तारीफ कर रहे थे, ट्रंप ने उनको अपना दोस्त भी बताया। लगातार ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह के कीव पर हमले हुए, ट्रंप का रुख बहुत नेगेटिव हुआ। फिर अलास्का की मीटिंग के बाद वापस अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाए तो जो तय हुआ है वो अलास्का की मीटिंग में हो चुका है, और जो चीजें तय हुई हैं वो पुतिन और ट्रंप के बीच तय हुई हैं। अब ट्रंप जो है इस बात को यूरोप को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यूरोप पड़ा हुआ है, और यूरोप में कौन पावर, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीन ताकत जो हैं, जो वाकई यूरोप की बड़ी ताकत है, वो जो है अड़ी हुई है। वो चाहती हैं कि यूक्रेन को और ताकतवर बनाया जाए, उसको लगातार हथियार की सप्लाई की जाए, लेकिन 3.5 साल के युद्ध में अभी तक वो नाकाम साबित हुए हैं। अब पहले तो बाइडन थे, बाइडन की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो है वो थोड़ा पीछे हटे हैं, और वो नहीं चाहते कि ये युद्ध जो है वो लंबा खींचे, या फिर वो ये कहें कि वो चाहते हैं कि मैं ये युद्ध बंद करा दूं, जैसे कि वो बार बार दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो तो युद्ध बंद कराने की कोशिश वो हर तरफ कर रहे हैं, गाजा में भी कर रहे हैं, यूक्रेन में भी कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इसी बीच उनके एक और स्टेटमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। ट्रंप ने कहा ईरान को लेके, देखिए ईरान जो है वो एक सोर पॉइंट बना हुआ है। ईरान के साथ जो कुछ हुआ, 12 दिन का युद्ध हुआ, बमबारी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं हिला पाए।
जो कि एक मकसद था, और इसी वजह से ईरान जो है वो एक सोर थंब बना हुआ है, एक ऐसा गम है जो लगातार उनको मिले जा रहा है। ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू ना करे, जो यूरेनियम उनके पास है वो हमारे हवाले करे, और तीसरा ये कि जो यूएन इंस्पेक्टर्स हैं उनको खुली छूट दी जाए उनके एटमी अड्डों को देखने की। तो एक तरह से ईरान को वापस प्रवोक किया जा रहा है, क्योंकि ईरान इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होगा। तो क्या दोबारा हमला किया जा सकता है, जो कि ट्रंप ने कहा भी कि हाँ हम दोबारा हमला भी कर सकते हैं ईरान के ऊपर। देखिए, जो सरप्राइज एलिमेंट था वो खो चुके हैं, वो इजराइल भी खो चुका है, वो अमेरिका भी खो चुका है। और ईरान ने जो 12 दिन का युद्ध हुआ था जून में, ईरान ने उस दौरान दिखाया था कि वो किसी भी मौके पे कमज़ोर नहीं है। उसने वापस जवाब दिया था, खासकर 13 तारीख को जब उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया था, तो उस रात भी ईरान ने हमला किया था, और तेल अवीव पर जो मिसाइल गिरी थी उससे साबित हो गया था कि जो स्ट्रक्चर है ईरानियन फोर्सेस का वो कायम है, और उसमें किसी तरह का गैप नहीं आया है, और लीडरशिप जो है उसकी बनी हुई है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। अब ये आगे, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या आगे ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से ईरान जो है वो इस वक्त इस पूरे चीज़ को लेकर कमांडिंग पोजीशन पे है, खासकर जो चीन और रशिया के साथ जो उसकी करीबी है, वो एससीओ के प्लेटफॉर्म पे जब इजराइल और अमेरिका के हमले की हर देश ने आलोचना की है, तब ये आप समझ लीजिए कि इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के मुकाबले में कहाँ डिप्लोमेटिकली स्टैंड कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं ईरान ने बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वो एक इंडिपेंडेंट नेशन को निशाना बनाया, जबकि उनका यूएन इंस्पेक्टर्स के साथ वो अपने जो एटॉमिक स्टेशंस थे उन्हें दिखा रहे थे, चीज़ें जिस तरह से आप कह रहे थे उसी तरह से चल रही थी। लेकिन इस हमले ने कहीं ना कहीं ईरान को और मजबूती दी है डिप्लोमेटिकली। हो सकता है कि उनके जो सेंटर्स हैं, जहाँ पर एटॉमिक सेंटर्स हैं, वो तबाह हो गए हों, बर्बाद हो गए हों, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आई वो ये है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में ये माना है कि जो संवर्धित यूरेनियम था वो ईरान के पास है, और ईरान ने उसे बचा लिया है। और इस संवर्धित यूरेनियम का मतलब है कि ईरान जो है उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं कि वो क्या इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या वो अपने रिएक्टर्स में इस्तेमाल करेगा, या फिर जैसा कि इजराइल आरोप लगाता है कि वो बम बनाने वाला है। अभी तक तो बम बनाने की कोई ऐसी बातें या फिर कोई सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाया है, ना ही आईएई ने इस तरह की कुछ बातें कही हैं। हाँ, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि ईरान की प्रिपरेशन अगर ऐसी होती और उसने बम बना रहा होता तो समझ लीजिए कि जो युद्ध हुआ है उस टाइम ये एक तरह से टिके रहने का सवाल था दुनिया में। अगर ईरान के सामने इतनी बड़ी मुसीबत थी तो कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता जिससे इशारा मिल जाता कि हम कोई भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर उस तरह की कंडीशन में होता तो इस तरह का कदम उठा सकता था। लेकिन ईरानियन लीडरशिप ने उसके बावजूद इस तरह का कदम नहीं उठाया, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि उनका जो मकसद हमेशा से रहा है उसको वो डिफ़ाइन करते रहे हैं, उस पर वो कायम रहेंगे। लेकिन आगे क्या होता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 3 फ्लैश पॉइंट्स जो हैं दुनिया के, वो लगातार उसी तरह से जल रहे हैं, धधक रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी ट्रंप के मूड पे, क्योंकि ट्रंप का मूड बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है इस वक्त दुनिया में, भले वो टैरिफ हो या फिर लड़ाई हो।